नमस्कार। आज हम थायराइड ग्रंथि की दो काफ़ी अलग स्थितियों पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। हमारे पास एक तुलनात्मक स्रोत भी है जो इन दोनों के बीच के जो मुख्य अंतर हैं उन्हें काफ़ी साफ तौर पे दिखाता है। हमारा मकसद है कि इन थोड़ी जटिल लगने वाली स्थितियों के जो ज़रूरी पहलू हैं उन्हें आसानी से समझें। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। एक तरफ है हाइपोथायरॉयडिज्म, जहां हम कह सकते हैं कि शरीर की मशीनरी धीमी पड़ जाती है, और दूसरी तरफ है हाइपरथायरॉयडिज्म, जहां सब कुछ जैसे तेज रफ्तार पकड़ लेता है। एक बड़ा फर्क जो एकदम से ध्यान खींचता है वो है शरीर के तापमान के प्रति रिएक्शन, है ना? बिल्कुल। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट है, मतलब ऊर्जा बनाने की जो दर है, वो कम हो जाती है। तो नतीजा ये होता है कि शरीर कम गर्मी पैदा करता है और मरीज को ठंड ज्यादा लगती है। इसको हम कोल्ड इंटॉलरेंस कहते हैं। अच्छा। और इसके ठीक उलट हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, तो शरीर ज्यादा गर्मी पैदा करता है और ऐसे में मरीज को गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, जैसे हीट इंटॉलरेंस कहते हैं। तो ये बिल्कुल दो विपरीत स्थितियां हैं। हाँ, तापमान वाली बात तो एकदम साफ है। इसके अलावा त्वचा और बालों पर भी असर बिल्कुल उल्टा दिखता है, जैसा स्रोत बताता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में त्वचा अक्सर सूखी, ठंडी लगती है, बाल मोटे होकर झड़ सकते हैं और चेहरे व शरीर पर एक खास तरह की सूजन भी आ सकती है, जिसे मिक्सेडेमा कहते हैं, खासकर आंखों के आसपास शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और हाइपरथायरॉयडिज्म में त्वचा गर्म और नम रहती है, बाल पतले हो जाते हैं। और एक चीज़ है ग्रेव्स डिजीज, जो हाइपरथायरॉयडिज्म का एक आम कारण है। उसमें आंखों का बाहर की ओर उभर आना, जिसे एक्सोफ्थेल्मोस कहते हैं, और पिंडलियों के सामने सूजन, मतलब प्रीटिबियल मिक्सेडेमा भी हो सकती है। अच्छा, ये दोनों सूजन अलग हैं? हाँ, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सूजन का कारण अलग है। हाइपो में ये वो पानी सोखने वाले अणु होते हैं, ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, उनके जमा होने से होता है, जबकि हाइपर में, खासकर ग्रेव्स डिजीज में, ये एक ऑटो इम्यून प्रक्रिया से जुड़ी सूजन है। तो कारण बिल्कुल अलग है। समझ गया। अच्छा, और पाचन तंत्र पर भी इसका असर एकदम विपरीत है। हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे आंतों की गति धीमी हो जाती है तो कब्ज रहती है और शायद भूख भी कम लगती है। हाँ, भूख कम लग सकती है, जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में आंतों की गति तेज हो जाती है, तो उससे दस्त या बार बार शौच जाना पड़ सकता है, और इसमें अक्सर भूख बढ़ जाती है। तो ये दिखाता है कि थायराइड हार्मोन शरीर की लगभग हर प्रक्रिया की रफ्तार को कैसे नियंत्रित करते हैं। पाचन के अलावा दिल पर असर। हाँ, बिल्कुल। अगर हम दिल पर पड़ने वाले असर को देखें तो वहां भी यही विपरीत पैटर्न नजर आता है। एक और बात भी है, स्रोत में ये भी बताया गया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म सीधे हड्डियों से कैल्शियम निकलने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, जिससे मतलब ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। ओहो, ये तो गंभीर बात है। अच्छा, दिल की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हृदय गति धीमी हो सकती है, जिसे ब्रैडीकार्डिया कहते हैं। जी, ब्रेडीकार्डिया। और दिल कम कुशलता से खून पंप करता है, मतलब कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, जिससे थोड़ी सी मेहनत में भी सांस फूल सकती है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में वहां तो तेज होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में स्थिति बिल्कुल उलट है। हृदय गति तेज हो जाती है, जिसे टैचिकार्डिया कहते हैं। धड़कन महसूस हो सकती है, मतलब पैल्पिटेशंस, और कभी-कभी एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी लय की गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि शरीर एड्रेनालिन जैसे सिग्नलों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। वो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जो दिल की धड़कन को तेज करते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि हृदय की मांसपेशियों के सिकुड़ने के तरीके में भी बदलाव आ जाते हैं। अच्छा, और मानसिक स्थिति पर भी असर अलग अलग है ना? हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे सुस्ती, थकान, उदासी, सोचने समझने की प्रक्रिया धीमी, रिफ्लेक्सेस भी धीमे। हाँ, बिल्कुल। और दूसरी तरफ हाइपरथायरॉयडिज्म में व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्टिव, बेचैन, चिंतित महसूस कर सकता है। नींद आने में दिक्कत हो सकती है, मतलब अनिद्रा, और रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं। कभी कभी हाथों में हल्का कंपन भी महसूस हो सकता है। ओके, तो ये सारे लक्षण तो काफी अलग हैं। जांच में कैसे पता चलता है? हाँ, ये सारे अंतर खून की जांच में साफ पता चलते हैं। जैसे प्राथमिक हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, जबकि थायराइड से बनने वाले हार्मोन T3 और T4 वो कम होते हैं। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, कोलेस्ट्रॉल का स्तर वो अक्सर ज्यादा होता है
हाइपर कोलेस्ट्रोलीरिया। इसके विपरीत हाइपरथायरॉयडिज्म में TSH का स्तर दबा हुआ या बहुत कम होता है और T3 व T4 बढ़े हुए होते हैं। और यहाँ कोलेस्ट्रॉल का स्तर अक्सर कम या सामान्य पाया जाता है। इसमें LDL और HDL दोनों शामिल हो सकते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल वाला फर्क काफी ध्यान देने लायक है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म ये थायराइड फंक्शन के दो बिल्कुल विपरीत छोर हैं। एक शरीर को धीमा कर देता है, दूसरा उसे तेज दौड़ाने लगता है। मेटाबॉलिज्म से लेकर दिल की धड़कन और मूड तक सब कुछ प्रभावित होता है। सही कहा। और इन लक्षणों के पैटर्न को समझना डॉक्टरों के लिए सही निदान तक पहुंचने में बहुत मददगार होता है। और यह इस बात को भी दिखाता है कि एक छोटी सी ग्रंथि थायराइड हमारे पूरे शरीर के संतुलन को, जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, उसको बनाए रखने में कितनी जरूरी भूमिका निभाती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि अगर थायराइड फंक्शन में होने वाले छोटे मोटे बदलाव भी हों, भले ही वो जांच में सामान्य सीमा के अंदर ही क्यों ना दिखें, क्या वे भी हमारे रोजमर्रा के ऊर्जा स्तर या मूड को महसूस होने वाले तरीकों से प्रभावित कर सकते हैं? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प